नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केस के बारे में। बहुत ही सीधा सिंपल केस है और कंपनी उस क्लेम को देने से मना कर रही है। क्या ये मान के चलो कि कंपनी उस क्लेम को अटका रही है, जानबूझ के रिजेक्ट कर रही है, क्योंकि कुछ कारणों से कंपनी शायद उसको देना नहीं चाहती। हम बात कर रहे हैं नीवा बुपा कंपनी के बारे में। नीवा बुपा कंपनी का एक प्लान है रीअश्योर 2.2, जिस प्लान को ये प्रमोट करते हैं कि इनका सबसे बेहतरीन प्लान है। प्लान के अंदर कोई भी आपको को पेमेंट नहीं मिलने वाली, कोई भी आपको किसी तरह की लिमिट नहीं मिलने वाली, इस तरह के दावे करते हैं। और ये मानते हैं कि पूरी इंडस्ट्री में सबसे अच्छे प्लानों में अगर माना जाता है तो वो माना जाता है रीअश्योर 2.0। अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो रीअश्योर 2.0 को नीवा बुपा कंपनी ऐसे प्रमोट करती है जैसे पूरे भारत में इससे अच्छा कोई प्लान ही नहीं है। तो आज बात करने वाले हैं इसी नीवा बुपा के प्लान के बारे में कि दोस्तों, जो चीज़ें आपसे बोली जाती हैं, जो वादे आपसे किए जाते हैं, क्या वो वादे ठीक हैं? क्या वो वादों पर कंपनी खरी उतरती है? जो पैसा आप कंपनी को दे रहे हैं, क्या वो पैसा आप वसूल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, या फिर आपको सर्विसेज उस पैसे के हिसाब से मिल पाती है या नहीं मिल पाती? तो बात करेंगे इसी के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पहले कस्टमर के बारे में। तो दोस्तों, दिल्ली में हमारे कस्टमर हैं भूपेंद्र चौधरी जी के नाम से, और उनकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है 6-7 साल से वो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से चल रही थी। अभी लास्ट टाइम ने पॉलिसी को रिन्यू करने के लिए उनको बोला, तो उन्होंने हमें कुछ प्लान को चेंज करने के लिए, कोई अच्छा प्लान देने के लिए हमसे बोला कि भाई कोई अच्छा प्लान है तो हमें वो सजेस्ट करिए। तो हमने नीवा बुपा का जो रीअश्योर 2.2 प्लान है, उस प्लान को इनको सजेस्ट किया। 15 लाख रुपए की पॉलिसी इनको हमने पोर्ट करके दी। इनकी पॉलिसी पहले स्टार में चल रही थी, हमने नीवा बुपा में 15 लाख रुपए का इनको सम शॉर्ट दिया, और पॉलिसी में सारे एड ऑन, जो सेफगार्ड प्लस का जो एड ऑन होता है वो एड ऑन लगाकर हमने इनको ये जो पॉलिसी है वो दी, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत इनको भविष्य में ना आए, और जब भी ये क्लेम लेने जाए तो उनको आसानी से क्लेम मिल जाए और इनको कोई भी पैसा ना देना पड़े। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इनकी पॉलिसी को पोर्ट किया। तो दोस्तों, अब पॉलिसी जब हमने पोर्ट की, तो पॉलिसी हमने पोर्ट की सितंबर 2023 में। तो 30 सितंबर 2023 में हमने पॉलिसी पोर्ट की, और जब ये पॉलिसी अगले साल ख़त्म होगी तब 29 सितंबर 2024 को ये ख़त्म होगी पॉलिसी। तो दोस्तों, जब हमने पॉलिसी को पोर्ट किया तो पॉलिसी 7 साल से ऑलरेडी चल रही है। हमने 4 साल की पॉलिसीज़ भी लगा दी, तो उसमें किसी तरीके का कोई वेटिंग पीरियड नहीं था, कोई भी उसमें कोई लिमिट नहीं थी, कोई कैपिंग नहीं थी उसके अंदर। मतलब कस्टमर अगर चाहे, कोई बीमारी अगर कस्टमर को होती है तो कस्टमर चाहे तो सीधा हॉस्पिटल में जाए और सभी तरह का क्लेम उसको आसानी से वहाँ पर मिल सकता है। दोस्तों, 29 मई 2024 को कस्टमर की थोड़ी सी तबीयत खराब होती है, और हमारे जो कस्टमर हैं भूपेंद्र चौधरी, वो अपने ही आसपास इनका एक हॉस्पिटल है, छोटा हॉस्पिटल है, SM हॉस्पिटल के नाम से, वहाँ पर ही जाते हैं। वहाँ एडमिट होने के बाद 3-4 घंटे एडमिट होते हैं, लेकिन इनको कोई भी राहत नहीं मिलती। जो भी इनको प्रॉब्लम आ रही थी, इनको बुखार आ रहा था, इनको वॉमिटिंग हो रही थी, इनको लूज मोशन की प्रॉब्लम थी, इनको घबराहट हो रही थी, तो उस चीज़ के लिए एडमिट हुए अपने नियर बाई हॉस्पिटल में, और वो भी कोई पॉलिसी से एडमिट नहीं हुए थे। जो भी खर्चा था वो खुद उसको पे करने के लिए तैयार थे। तो एडमिट हुए, 3-4 घंटे एडमिट रहे, इनको फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ी देर बाद उनके हाथ पैरों में कंपन शुरू हो गया। तो जब उन्हें लगा कि भाई अब प्रॉब्लम ज़्यादा होने वाली है, तो दिल्ली में ही एक दूसरा हॉस्पिटल है संत परमानंद हॉस्पिटल के नाम से, जो कि दिल्ली में सिविल लाइन में स्थित है, वहाँ पर ये गए, और 30 तारीख को रात को, या ये कहें कि 29 तारीख को रात को या 30 तारीख को, वही 12-1 बजे के आसपास ये हॉस्पिटल में गए और वहाँ पर ये एडमिट हो गए। शुरू में इनको जब एडमिट किया गया तो रूम अवेलेबल नहीं था। अब जब मॉर्निंग में रूम खाली हुए तो सिंगल प्राइवेट रूम अवेलेबल नहीं था, कस्टमर के पास ऑप्शन था स्वीट रूम का। अब वार्ड में आपको पता ही है, वार्ड में जहाँ 2-3-4 लोग रहते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है किसी को भी। तो इन्होंने स्वीट रूम चूज़ किया, क्योंकि इनकी पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं थी। पॉलिसी में कहीं भी नहीं लिखा कि आपको यहाँ स्वीट रूम लेना है, यहाँ स्वीट रूम नहीं लेना, या फिर कोई लिमिट है, इस हॉस्पिटल में टाई अप होगा तभी ले सकते हो, नहीं होगा तभी ले सकते हो। तो कोई ऐसी पॉलिसी में कोई कंडीशन नहीं लिखी है। इन्होंने स्वीट रूम लिया और वहाँ पर एडमिट हो गए। अब दोस्तों, एडमिट होने के बाद जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट थे, सभी डॉक्यूमेंट पॉलिसी के साथ लगा के इन्होंने हॉस्पिटल को दे दिए, और हॉस्पिटल ने क्लेम डाल दिया अपना। क्लेम डालने के बाद कंपनी की तरफ से क्वेरी आती है, या फिर कहीं रिप्लाई आता है कि इनकी पॉलिसी में स्वीट रूम पेएबल नहीं है,
और हमें सिंगल रूम के हिसाब से आप बिल बना कर भेजें। तो जब ये मेल आया, इनके पास ये रिप्लाई आया, इन्होंने मुझे बताया, तो मुझे बड़ा शौक लगा, क्योंकि पॉलिसी के अंदर कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आप स्वीट रूम नहीं ले सकते। कोई भी कैटेगरी डिफाइन नहीं है और पॉलिसी में बाकायदा क्लियर लिखा हुआ है कि आप सिंगल प्राइवेट रूम ले सकते हो, आप स्वीट रूम ले सकते हो, आप डिलक्स रूम ले सकते हो। कहीं भी पॉलिसी में ऐसा मेंशन नहीं है कि आप इसको नहीं ले सकते। और यहाँ पर इनके केस में कंपनी ने सीधा डिनाई कर दिया। सीधा कंपनी ने बोला कि भाई इनकी पॉलिसी में स्वीट रूम पेएबल नहीं है, इसलिए हम इनको इसके हिसाब से पे नहीं करेंगे। आप हमें सिंगल प्राइवेट रूम के हिसाब से जो भी बिल बनता है उसको हमारे पास भेजिए। जब पॉलिसी में कोई लिमिट ही नहीं है तो फिर कंपनी क्यों बना कर रही है? ये चीज़ तो हमें भी समझ नहीं आई। लेकिन फिर भी हमने हॉस्पिटल से बात की कि भाई आप एक काम करिए, कोई रूम अगर खाली है तो वहाँ पर इनको शिफ्ट कर दिए। हॉस्पिटल ने बोला कि रूम अब खाली तो है लेकिन हम इनको शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये नियम है हॉस्पिटल का कि अगर आपने एक बार रूम ले लिया तो आप उसको डिग्रेड नहीं कर सकते, आप उसे अपग्रेड कर सकते हो। तो ये भी मैंने कहा यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर मान लीजिए आप डिग्रेड नहीं करेंगे, कंपनी इनको पे नहीं करेगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कस्टमर को। तो हॉस्पिटल ने क्लियरली मना कर दिया कि हम इनको डिग्रेड नहीं कर सकते, हम इनको सिंगल प्राइवेट रूम अब नहीं दे सकते, इनको सूट में ही रहना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं कि भाई सिंगल प्राइवेट रूम के हिसाब से हम बिल पे कर भेजें कंपनी को, तो फिर हम बिल भेज देंगे, लेकिन जो सूट रूम का चार्ज होगा, जो भी डिफरेंस चार्ज होगा, वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। तो वहाँ फिर प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि कस्टमर क्यों पे करेंगे? अगर मान लीजिए सूट रूम के हिसाब से ₹1,00,000 का बिल आ रहा है और सिंगल प्राइवेट रूम के हिसाब से 70,000 75,000 का बिल आ रहा है, तो लगभग 20-25 का डिफरेंस आता है। तो अगर ऐसा होता तो कस्टमर क्यों पे करेगा भाई? और फिर कस्टमर क्यों पे करेगा जब कस्टमर ने पॉलिसी ली हुई है, 15 लाख रुपए की पॉलिसी है, पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं है, एड ऑन भी लिया हुआ है सेफ गार्ड का, कंज्यूमेबल्स की भी कोई लिमिट नहीं है उसमें, सेफ गार्ड प्लस का राइडर ले रखा है उन्होंने। और उसके अलावा जब पॉलिसी में ये चीज़ मेंशन है कि आप सिंगल प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, स्वीट रूम ये सब ले सकते हो, तो फिर क्यों कंपनी मना कर रही है? क्यों कस्टमर को बोल रही है कि भाई हम आपको पे नहीं करेंगे, आप सिंगल प्राइवेट रूम के हिसाब से पे कराइए? उसके बाद हमने भी एक बार पॉलिसी को चेक किया कि हो सकता है पॉलिसी में कोई कैपिंग रही हो कुछ, या फिर कुछ हमने लिमिट लगा दी हो, कुछ चेक कर लेते हैं। हमने पॉलिसी को पूरा पढ़ा, इनके प्लान जो हमने पॉलिसी बना के दी थी, पूरा हमने पॉलिसी को चेक किया। पॉलिसी में कहीं भी कोई कैपिंग नहीं थी, कोई भी लिमिट वहाँ पर पॉलिसी में नहीं थी, सब कुछ जैसा जेन्युइन जो प्लान में आता है बिल्कुल वैसा ही था। तो हम भी शौक थे कि भाई ये कंपनी क्यों कर रही है, क्यों ड्रामेबाजी कर रही है क्लेम देने में। फिर हमने हॉस्पिटल के टीपी डिपार्टमेंट से बात की कि भाई आप कंपनी को रिप्लाई करिए और कंपनी को रिप्लाई में ये लिखिए कि भाई आपकी पॉलिसी में कहीं भी मेंशन नहीं है और बाकायदा ये चीज़ मेंशन है कि आप कोई भी रूम ले सकते हो, कोई भी कैटेगरी आप रूम की वहाँ पर आप ले सकते हो। हॉस्पिटल ने रिप्लाई किया। रिप्लाई करने के बाद दोबारा से उनका वही रिप्लाई आया, वही कंपनी ने रिप्लाई किया कि भाई स्वीट रूम इज़ नॉट पेएबल इन दिस पॉलिसी एज पर टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद हमने नीबा भोपा की एक ब्रांच, जहाँ से हम काम करते हैं, जहाँ से हम अपने केसेस को लॉगिन कराते हैं, वहाँ पर एक सेल्स का उनका पर्सन है, जो मैनेजर है उनका अभिषेक। हमने अभिषेक से बात की कि भाई ये प्रॉब्लम हमें आ रही है, हमने क्लेम डाला था, स्वीट रूम की वजह से क्लेम कंपनी रिजेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले तो बोलता है कि सर हम लिखते हैं पॉलिसी में लेकिन हम देते नहीं हैं आपको। हम जब भी आप एडमिट करिए किसी को भी, तो आप सिंगल प्राइवेट रूम से एडमिट करिए, आप डिलक्स या स्वीट रूम से एडमिट मत करिए, वरना आपका प्रॉब्लम आने वाली है। मैंने पूछा भाई क्यों प्रॉब्लम आने वाली है, आपकी पॉलिसी में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने बोला क्लियरली कि भाई पॉलिसी में लिख रखा है हमने कि स्वीट रूम आप ले सकते हैं, डिलक्स रूम आप ले सकते हैं, लेकिन आपको मिलता नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा, आपको सिंगल प्राइवेट रूम के हिसाब से ही पैसा मिलेगा। मैंने उनसे कारण पूछा कि भाई आप लिख के दे रहे हो फिर भी ऐसा है। उन्होंने बोला देखो अगर आप बार बार डालेंगे, रीइंबर्समेंट के लिए फाइल करेंगे तो कंपनी हो सकता है आपको दे दे, कंपनी मना नहीं करेगी, लेकिन ये फीवर वीवर के लिए, ये छोटी बीमारियों के लिए सर मत लीजिए, हर केस में हम नहीं देते हैं, बहुत ही लिमिटेड केसेस में हम देते हैं, इसलिए स्वीट रूम हम लिखते हैं लेकिन हम किसी को देते नहीं हैं। ये कहना था उस व्यक्ति का जो नीबा भोपा की तरफ से था, अभिषेक नाम का व्यक्ति, दिल्ली में उसकी ब्रांच में वो बैठता है, उसके थ्रू हम काम करते हैं। तो ये शब्द उस व्यक्ति के थे कि भाई आप पॉलिसी दे तो रहे हैं लेकिन स्वीट रूम आपको नहीं मिलेगा, सभी कस्टमर को स्वीट रूम वहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों अब मेरा सवाल है कंपनी से कि अगर आपकी पॉलिसी में स्वीट रूम अवेलेबल नहीं है और आपके लोग भी अगर ये कह रहे हैं कि हम स्वीट रूम सभी को नहीं देते हैं, तो फिर आपने पॉलिसी में मेंशन क्यों किया हुआ है और सभी को आप यही चीज़ें बोलकर ब्रोशर में बाकायदा आप नो रूम लिमिट देकर आप पॉलिसी को बेच रहे हैं। दूसरी बात, जब ये केस चल रहा था तो हमारी कस्टमर केयर में बात हुई, कस्टमर केयर ने बोला कि सर हमारा ना टाई अप नहीं है सन परमानेंट हॉस्पिटल से, सन परमानेंट हॉस्पिटल में हमारा सिंगल प्राइवेट रूम के लिए टाई अप है,
स्वीट रूम या डिलक्स रूम के लिए टाइप नहीं है, तो आप अभी वहाँ पर पैसे जमा कर दीजिए। जब भी आप रिइंबर्समेंट डालेंगे तो रिइंबर्समेंट में आपको पैसा मिल जाएगा। तो कस्टमर केयर ने बोला कि रिइंबर्समेंट पैसा मिलेगा। जो अभिषेक है, जो कंपनी से था, उसने बोला कि सर हम देते नहीं है, पर कंपनी आपको परेशान करेगी, आपको दिक्कत करेगी। आप डालेंगे रिइंबर्समेंट में तो कंपनी आपको दे सकती है, लेकिन आपको कंपनी परेशान करेगी। तो दोस्तों ये रिप्लाई हमें कंपनी से मिला। एक ऐसी कंपनी, अगर बात करें ब्रांड के बारे में, तो भारत में सबसे अच्छे ब्रांडों में माना जाता है नीवा बुपा। और अगर इस तरह की कंपनी दिक्कतें करेगी तो सोचो कि और कंपनियां काम कैसे करेंगी। डॉक्टर ने अपने हिसाब से जो भी टेस्ट करने थे सारे टेस्ट किए, पूरा एग्जामाइन किया, और ये निकल के आया कि टाइफाइड था, उनको लूज मोशन थे, उनको वॉमिटिंग हो रही थी, उनको पेट में दर्द था, और उनको घबराहट भी हो रही थी, जो जिसकी वजह से और उनको उनके जो हाथ पैर थे वो थोड़े से कभी कभी कपना शुरू हो गए थे। तो इस तरह की प्रॉब्लम उनको आ रही थी। कस्टमर एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने सारी जांच की, सारी जांच करने के बाद ये सारी चीज़ें निकल के वहाँ पर आई। उसके बाद फिर हमने फाइनल बिल डाला। फाइनल बिल जब उनको डिस्चार्ज करना था 4 तारीख के आसपास, तो हमने फाइनल बिल डाला, और फाइनल बिल में भी कंपनी ने मना कर दिया कि हम इसको पे नहीं करेंगे, अब हमें सिंगल प्राइवेट रूम के हिसाब से बिल भेजिए। या फिर हमने कस्टमर केयर में बात की तो उन्होंने वही बोला सेम कि भाई रिइंबर्समेंट के लिए आप डाल दीजिए, वहाँ पर आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है जी, हमने कस्टमर को बताया, कस्टमर ने पैसों का अरेंजमेंट करके, क्योंकि उनके पास इतना पैसा था नहीं, तो पैसे का अरेंजमेंट किया, किसी से मंगवाया, उसके बाद उन्होंने पैसा जमा किया और वहाँ से डिस्चार्ज हो गए। अब सबसे बड़ी बात कि जब क्लेम चल रहा था, क्लेम चलने के दौरान हमने कंपनी के जो एमडी हैं उनको ईमेल किया। एमडी के साथ उनके सेक्रेटरी, उनके साथ बहुत सारी ईमेल आईडीज़ पर हमने मेल किया, जिसमें कंपनी के बहुत सारे लोग थे, उनको मेल किया। उसके अलावा IRDA और फलाना, मतलब कई सारी ईमेल आईडीज़ थी, उनको भी हमने सीसी में रखा। सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद जब कस्टमर जो हमारे भूपेंद्र चौधरी हैं वो एडमिट थे, उस समय पर कंपनी की तरफ से कोई कॉल नहीं आया। मान लीजिए आज कस्टमर ने मेल किया या किसी के थ्रू मेल करवाया, क्योंकि वो खुद तो नहीं कर सकते थे। मेल करने के बाद अगले 3-4 दिन तक उनके पास ना तो किसी का कोई कॉल आया, ना कंपनी की तरफ से कोई SMS आया, ना कंपनी की तरफ से कोई ईमेल आया, कंपनी की तरफ से क्लेम के लिए कोई रिप्लाई नहीं आया। अब सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी है। मैंने कई बार देखा है कि छोटी छोटी कंपनियां, छोटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नीवा बुपा अपने आप को बहुत बड़ी कंपनी मानती है, बहुत बड़ा ब्रांड मानती है, और कुछ कंपनियां मार्केट में ऐसी हैं जिनको लोग छोटा ब्रांड मानते हैं, जिनको लोग ऐसा मानते हैं कि वो सर्विसेज बहुत अच्छी नहीं देती। आप बिलीव करना कि नीवा बुपा में मेल करने के बाद 4 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आया। और एक दूसरी कंपनी है जिसको नीवा बुपा के मुकाबले बहुत छोटा माना जाता है, मैं नाम नहीं लूँगा, उस कंपनी में मेल करने के बाद इंस्टेंट रिप्लाई, और जब तक वो केस क्लोज नहीं कर दिया तब तक लगातार उनके पास कॉल्स आते रहे, ईमेल्स आते रहे, लगातार उनसे बात चलती रही। तो सोचो कि कितना अंतर है। एक बड़ी कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मार्केट में जिसका नाम है नीवा बुपा, उसकी तरफ से 4 दिन तक कोई कस्टमर के पास कॉल नहीं आया, कोई कस्टमर के पास रिप्लाई नहीं आया। और एक छोटी कंपनी जिससे लोग इंश्योरेंस लेते भी नहीं है, उस कंपनी के बार बार कॉल्स आ रहे हैं कंपनी कस्टमर को सर्विस देने के लिए, कस्टमर का बिल जो पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको पास करने के लिए, और कंपनी ने पास भी किया और कंपनी कस्टमर को पैसा भी दिया। सिर्फ एडवर्टीजमेंट करके अपने आप को चमकाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे सिर्फ आपका ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि उसको देखकर आप वहाँ पर फालतू प्रीमियम देते हैं, ये सोचकर कि आपको सर्विसेज बहुत अच्छी मिलेंगी, लेकिन वहाँ पर आपको नहीं मिलती हैं और आपका पैसा भी वहाँ पर फालतू चला जाता है। तो दोस्तों यही हुआ इनके केस में कि पैसा भी फालतू चला गया, इनको सर्विस भी नहीं मिली। इससे अच्छा तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस थी, जो कम से कम कंज्यूमेबल के पैसे काट कर बाकी पैसे इनको देती थी। इस बार तो इनको कंज्यूमेबल तो छोड़ा, पूरा पैसा ही नहीं मिला। जब भी ये स्टार में क्लेम लेते थे, कोई फीवर का क्लेम लिया, कुछ भी लिया, उनको हमेशा क्लेम मिला, लेकिन कभी कभार स्टार ने थोड़े से पैसे वहाँ पर काट लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 1,17,000 रुपये का बिल था और उस 1,17,000 में से कोई भी पैसा कस्टमर को नहीं मिला। उसके बाद दोस्तों हमने 10 जून को रिइंबर्समेंट डाला, कस्टमर से सारे डॉक्यूमेंट लिए, रिइंबर्समेंट डाला, और 28 जून को हमारे पास रिप्लाई आता है कि सारी वेरिफिकेशन करने के बाद, सारे सब कुछ इनका जो प्रोसेस उसको कंप्लीट करने के बाद 28 जून को रिप्लाई आता है कि नॉट पेएबल। और इस बार रीज़न अलग था, इस बार रीज़न रूम का नहीं था, क्योंकि ये बात ये भी जानते हैं कि अगर रूम का रीज़न रिइंबर्समेंट में देंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट में बाकायदा इन्होंने लिखा हुआ है कि रूम की कोई लिमिट नहीं है। इन्होंने रीज़न दिया कि कस्टमर को नीड नहीं थी एडमिट होने की, कस्टमर को OPD में दिखाया जा सकता था, और कस्टमर इवैल्यूएशन और डायग्नोसिस के लिए
एडमिट हुए, मतलब उनको ज़रूरत नहीं थी एडमिट होने की, वो सिर्फ अपने मेडिकल टेस्ट, अपने शरीर की जांच कराने के लिए एडमिट हुए थे, उनको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं थी। अब दोस्तों मैं कंपनी से ये पूछना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो कि पहले एक छोटे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, बल्कि छोटे हॉस्पिटल से एडमिट होने से पहले भी 3-4 दिन उन्होंने बाहर से दवाई ली। बाहर से दवाई का मतलब है एरिया में लोकल जो डॉक्टर होते हैं वहाँ से दवाई ली। दवाई लेने के बाद जब फ़ायदा नहीं हुआ तो एसएम हॉस्पिटल में एडमिट हुए 3-4 घंटे के लिए, वहाँ भी फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद वो गए सिविल लाइन हॉस्पिटल में, जो कि संत परमानंद हॉस्पिटल, जो कि बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, वहाँ पर गए। वहाँ पर 3-4 दिन 5 दिन रहे। वहाँ डॉक्टर ने बकायदा उनको जो भी टेस्ट किया उसमें बकायदा ये लिख के आया कि भाई इनको टाइफाइड था, इनको वॉमिटिंग हो रही थी, पेट में दर्द हो रहा था, उल्टियाँ इनको आ रही थी। तो मैं कंपनी से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई लोग इतने खाली हैं कि सिर्फ टेस्ट कराने के लिए वो एडमिट होंगे, इतने खाली हैं कि 5-5 दिन लोग एडमिट रहेंगे सिर्फ इवैल्यूएशन के लिए और डायग्नोसिस के लिए। मतलब मैं बिल्कुल शॉक्ड हूँ कंपनी के इस रिप्लाई से कि पहले तो उन्होंने रूम की वजह से रिजेक्ट किया, फिर उन्होंने ये बोल दिया कि भाई कस्टमर जो एडमिट हुए हैं वो डायग्नोसिस और इवैल्यूएशन के एडमिट हुए हैं। कुल मिला के ये है कि कंपनी को इस केस में पैसा नहीं देना है, क्योंकि कंपनी को पता है कि भाई सिंगल रूम के हिसाब से पैसा कम आता, स्यूट रूम के हिसाब से जो बिल आया 1,17,000 रुपये का, अगर वही सिंगल प्राइवेट रूम का होता तो शायद 70 से 80,000 रुपये आता। तो कंपनी का जो भी डॉक्टर है, जो भी है, उसने जानबूझकर इस क्लेम को रिजेक्ट किया है। और उसका कारण यही है कि कंपनी शुरू से कह रही थी कि सिंगल प्राइवेट रूम के हिसाब से भेजो, और यहाँ पर पॉसिबल नहीं था क्योंकि पहले अवेलेबल नहीं था। जब जो सिंगल प्राइवेट रूम था पहले अवेलेबल नहीं था, लेकिन जब बाद में अवेलेबल हुआ तो हॉस्पिटल ने मना कर दिया कि हम रूम को डिग्रेड नहीं करते, अब यहीं पर आपको रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पॉसिबल नहीं था। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब पॉलिसी में कंपनी ने लिख के दिया है, अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो फिर आप उसमें लिख के क्यों दे रहे हो। तो क्लियरली ये चीज़ समझ में आ रही है कि कंपनी ने जो केस रिजेक्ट किया है वो किया है पहले रूम की वजह से, और जब रिम्बर्समेंट में गया तो फंस गए। उन्हें पता था कि रूम की वजह से रिजेक्ट नहीं कर सकते, हम खुद फंस जाएंगे, क्योंकि आगे केस लोकपाल के पास भी जाएगा, आगे पे केस कंज्यूमर कोर्ट में भी जाएगा, तो फिर फंसेंगे वहाँ पर। तो इन्होंने इवैल्यूएशन और डायग्नोसिस का डालकर उसको रिजेक्ट कर दिया। चलो जी, उसके बाद हम गए डॉक्टर के पास, हमने डॉक्टर से बात की, जो डॉक्टर चेतन कुमार जैन है संत परमानंद हॉस्पिटल में, हमने उनसे बात की। उसके बाद डॉक्टर साहब ने लिख के दिया कि बिल्कुल जेन्युइन केस है, पहले एसएम हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ से डिस्चार्ज होकर यहाँ पर आए, और जो जो बीमारियाँ थी वो भी उन्होंने अपने लेटर पर वहाँ पर लिख के दिया। और हमने फिर दोबारा से इस केस को आगे भेजा रिकंसिडरेशन के लिए। डॉक्टर ने जो भी लेटर बना के दिया था उस लेटर को टेस्ट करके भेजा है। अब देखते हैं इस केस में कि आगे क्या होगा, कंपनी पास करेगी या नहीं करेगी। तो मैं ये बात बता दूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है कि इस केस में, क्योंकि हमें पता है कि जेन्युइन क्लेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, उसके बाद भी कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। इस केस में हम जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं वो करेंगे, चाहे हम लोकपाल के पास जाएँ, चाहे हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएँ, चाहे हम कोर्ट में जाएँ, हमें कहीं भी जाना पड़े, लेकिन इस केस में हम जितना भी ऊपर तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे, और इस केस में इनका पैसा हम लेकर आएंगे। क्योंकि ये केस हमें भी दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ पर जो कंपनी है वो मक्कारी कर रही है, वो पैसा नहीं देना चाहती है, ड्रामेबाजी कर रही है। लेटर के अलावा भी कंपनी ने 2-3 डॉक्यूमेंट भी मांगे थे, जैसे वाइटल चार्ट हो गया या इंडोर केस पेपर हो गए, ये भी हमने कंपनी को प्रोवाइड करवाए हैं। अभी दोबारा से रिकंसिडरेशन में हमने केस को डाला हुआ है, देखते हैं इसमें क्या होगा। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जितनी भी ये कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये भ्रामक आपको ये एडवर्टीजमेंट करके, विज्ञापन दे के आपको जो अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, इनकी तरफ आकर्षित ना होकर आप ऐसी कंपनी से इंश्योरेंस लें जो आपको कम प्रीमियम दे, जो आपको फीचर अच्छे दे, इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक हो। क्योंकि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेंगे तो किसी भी कंपनी पर उठा के देंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर क्लेम रेशियो में नहीं मिलने वाला, 2-3-4% का अंतर आपको वहाँ मिलने वाला है। और अगर आपका क्लेम जेन्युइन है तो सभी कंपनी उसको पास करेंगी, क्लेम जेन्युइन नहीं है तो कंपनी उसको रिजेक्ट कर देगी। जो भी आपको पॉलिसी लेनी है, एक ऐसा प्लान है जिसमें सभी फीचर हो, प्रीमियम सस्ता हो। दोस्तों कंपनियाँ सारी अच्छी हैं, सभी IRDAI की गाइडलाइन पे काम करती हैं, कोई भी ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि एक कंपनी आपको ज़्यादा अच्छा क्लेम देगी, एक कंपनी आपको ख़राब क्लेम देगी। आपका केस जेन्युइन होगा, सभी कंपनी आपको क्लेम देंगी। यहाँ पर भी देखो नीवा ऊपर ने क्लेम अटका दिया, बिल्कुल जेन्युइन क्लेम था, यहाँ अटका दिया, यहाँ भी हम लड़ाई कर रहे हैं उनसे। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी सिर्फ एडवर्टीजमेंट देके लोगों को चमका रही है, लेकिन क्लेम के टाइम पर क्लेम पास नहीं कर रही है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का नीवा ऊपर के क्लेम के रिगार्डिंग। तो दोस्तों इस केस में जहाँ तक पॉसिबल होगा हम जाएंगे। अगर कंपनी ने क्लेम नहीं दिया, कंपनी ने क्लेम को रिजेक्ट किया, तो हम लोकपाल के पास भी जाएंगे, हम कंज्यूमर कोर्ट भी जाएंगे, उसके अलावा हम कोर्ट भी जाएंगे इसके लिए।
तो जहाँ तक पॉसिबल होगा जाएंगे और इस क्लेम को हम इसमें जो पैसा है हम कस्टमर को दिलाएंगे और मिलना भी चाहिए। कस्टमर इसीलिए लोग पैसा देते हैं, इसीलिए लोग पॉलिसी कराते हैं ताकि जब उनको ज़रूरत हो तो कम से कम उनको ट्रीटमेंट मिल जाए, उनको पैसा उनका मिल जाएगा। और कोई भी अपडेट अगर इस क्लेम में आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का नीबा बुपा के क्लेम की सर्विस को लेकर। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ हेल्पफुल है तो फिर इसको अपने दोस्तों में आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।